लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया है। पीजीआई की ओटी में आग लगने से मरीज की मौत हो गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा है कि हॉस्पिटल फायर्स कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जहां जिंदगी और मौत की जंग होती रहती है, एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है। आज हम ओटी फायर्स के बारे में बात करेंगे, इनके कारण, प्रभाव और सबसे ज़रूरी, इनको कैसे रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो चलिए समझते हैं इन ओटी फायर्स के आम कारण, इन्हें पहचानने के तरीके और इन हादसन को रोकने के लिए ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर्स। फायर्स के लिए 3 एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। एक इग्निशन सोर्स, दूसरा फ्यूल सोर्स एंड तीसरा एक ऑक्सीडाइज़र। जब ये 3 कंपोनेंट्स सही कॉम्बिनेशन में मिलते हैं तब आग लग सकती है। ऑपरेटिंग रूम में ऑक्सीजन सोर्सेस, इग्निशन सोर्सेस और ऑक्सीडाइजर सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। ओटी में इग्निशन सोर्सेज में लेजर्स, इलेक्ट्रोसर्जरी यूनिट्स, फाइबर ऑप्टिक लाइट सोर्सेज और डिफिब्रिलेटर शामिल हैं। ये डिवाइसेस इजीली फायर शुरू करने का पोटेंशियल रखते हैं। दूसरा एलिमेंट है फ्यूल। ओटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूल का काम कर सकती हैं, जैसे ट्रेचियल ट्यूब्स, सर्जिकल ड्रेप्स, अल्कोहल बेस्ड स्किन प्रिपरेशंस और सर्जिकल स्पंजेस। अगर ये इग्नाइट हो जाएं तो ये फायर को और बढ़ा सकते हैं। तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीडाइजर, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस फायर को सपोर्ट करती हैं और इससे और ज़्यादा सिवियर बना देती हैं। फायर प्रिवेंशन एल्गोरिथम के मुताबिक आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए, क्या पेशेंट को सर्जिकल फायर का रिस्क है? हेड, नेक या अपर चेस्ट, T5 के ऊपर का प्रोसीजर, इग्निशन सोर्स के पास ऑक्सीडाइजर का होना। अगर नो तो प्रोसीजर कंटिन्यू करें, पर फायर रिस्क को बार बार असेस करें। नर्सेज और सर्जन्स अल्कोहल बेस्ड स्किन प्रेप का पूलिंग अवॉइड करें और ड्राइंग टाइम देखकर यूज़ करें। इलेक्ट्रोकॉटरी यूज से पहले सर्जन और एनेस्थीसिया प्रोफेशनल के बीच कम्युनिकेशन हो। अगर यस तो क्या पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन चाहिए? अगर नो तो रूम एयर सिडेशन यूज करें। अगर यस तो क्या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 30% से ज़्यादा चाहिए सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए? अगर नो तो ब्लेंडर या कॉमन गैस आउटलेट यूज़ करें ऑक्सीजन को 30% से नीचे रखने के लिए। अगर यस तो एयरवे को एंडोट्रेचियल ट्यूब या सुप्राग्लॉटिक डिवाइस से सिक्योर करें। अगर एयरवे डिवाइस यूज करना फीजिबल नहीं है तो फेस पर एयर इंसफ्लेशन करें और ओपन ड्रेपिंग से सर्जिकल साइट को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करें। अगर एयरवे फायर हो जाए तो तुरंत और स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर एस mnemonic आपको इस एयरवे इमरजेंसी में क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एलिमिनेशन, सबसे पहले वेंटिलेशन को स्टॉप करें और ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करें। यह स्टेप क्रिटिकल है क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर है जो फायर को और ज़्यादा भड़काने का काम करता है। सेकंड एक्सट्रैक्शन, ब्रीदिंग सर्किट को पेशेंट से डिस्कनेक्ट करें और एंडोट्रेचियल ट्यूब को तुरंत निकालें। यह फायर का सोर्स एलिमिनेट करने और पेशेंट के एयरवे को और डैमेज से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्डली एक्सटिंग्विश, अगर फायर अब भी चल रही है तो सर्जिकल फील्ड को सेलिन से फ्लड करें। यह स्टेप जल्दी से फायर को कंट्रोल में लाना और पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए ज़रूरी है। फोर्थली इवैल्यूएशन, फायर कंट्रोल में आने के बाद एयरवे डैमेज को असेस करें। यह स्टेप आगे के पेशेंट मैनेजमेंट और उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन एयरवे फायर हो जाए तो सबसे पहले ड्रेप्स को रिमूव करें और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें। ये फायर को और स्प्रेड होने से रोकने और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए ज़रूरी है। ऑपरेटिंग रूम फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडाइजर्स का कम इस्तेमाल, अल्कोहल बेस्ड स्किन प्रेप्स को ठीक से ड्राई होने देना और सेफ ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। ए और एनेस्थीसिया पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन कहते हैं इनकी फायर रिस्क्स को असेस करना और प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पेशेंट सेफ्टी के लिए एसेंशियल है। ये मेरे रेफरेंसेस हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। जय हिंद।